सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। सो वर्ल्ड इकोनॉमी में करंटली बहुत सारी न्यूज़ जो है वो इलेक्शन के बारे में चल रही है, और इलेक्शन के इम्पैक्ट्स इकोनॉमीज पे क्या हो सकते हैं इसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही है। तो जिसमें सबसे ज्यादा डिस्कशन अभी जो चल रहा है वो है बाइडेन वर्सेस मिस्टर ट्रम्प। तो इसमें ऐसा माना जा रहा है, सो देर आर बेट्स गोइंग ऑन कि शायद बाइडेन जो है, मिस्टर बाइडेन विल एग्जिट फ्रॉम द प्रेसिडेंट्स रेस। सो यानी कि वो पीछे हो जाएंगे और कोई और उनकी जगह पे आ सकता है डेमोक्रेट्स की तरफ से अगेंस्ट ट्रम्प। अगर ये होता है तो डेफिनेटली आई थिंक फ्रॉम दी ओवरऑल डेमोक्रेट्स के विनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, चांसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, तो दो चांसेस विल गेट मोर एंड मोर लेसर। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और तो इसी का नतीजा ये है कि अभी बहुत सारी सिचुएशंस पोजीशंस जो है वो थोड़े से अलग तरीके से लिए जा रहे हैं। यानी क्या कि अब अगर 10 ईयर जिससे यील्ड की बात आप अगर करते हो, सो अराउंड 20 बेसिस पॉइंट से ये यील्ड जो है वो ऊपर गई है। और कब से गई है? जब से जो डिबेट हुआ है फ्रॉम बिटवीन मिस्टर बाइडेन एंड मिस्टर ट्रम्प, तो तब से बाइडेन का जो परफॉर्मेंस है इन दैट पर्टिकुलर डिबेट वाज वेरी बैड, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ रीजन फॉर मिस्टर ट्रम्प टू विन, ऐसा माना जा रहा है। माना बिकॉज इलेक्शन में ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। वी हैव सीन व्हाट कैन हैपन इन इंडियन इलेक्शंस आल्सो. So, but obviously, I think there will be speculations, betting. So, betting markets are seeing less than 50% chance of Biden remaining a candidate. जीतना तो दूर की बात है, कैंडिडेट रहने के बारे में ये बात हो रही है। और शायद इसका जो अनाउंसमेंट है वो जल्द ही आ सकता है, ये भी माना जा रहा है। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक तो ये अनाउंसमेंट अभी तक आया नहीं है। लेट्स सी। सो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? ऑब्वियसली अगर मिस्टर ट्रम्प आ जाते हैं तो वो जो एक प्रोटेक्शनिज्म वाला जो एक थॉट है, तो वो और ज्यादा बढ़ेगा। और जो ट्रेड वॉर है विद चाइना, आई थिंक दैट कैन गो लिटिल मोर एग्रेसिव। उस केस में इंपोर्ट ड्यूटीज फ्रॉम चाइनीज इंपोर्ट्स वुड बी ऑन अ हायर साइड। ऑब्वियसली उसका नतीजा अगेन मोर ट्रेड वॉर्स और बाकी सारी चीजों के साथ हो सकता है। और पोटेंशियल लूजर्स जो है करेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, तो मैक्सिकन पेसो एंड चाइनीज युआन, ये पोटेंशियल लूजर्स हो सकते हैं अगर यही सिचुएशन सामने आती है तो। बट स्टॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो क्या हो सकता है, स्पेसिफिकली अगर यूएस मार्केट्स की, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी या वर्ल्ड मार्केट के बारे में पहले हम बात कर रहे हैं। तो उस केस में हमेशा ऐसा देखा गया है कि रिपब्लिकन्स आर मोर बिजनेस फ्रेंडली कंपेयर टू डेमोक्रेट्स, एंड दैट्स व्हाई मार्केट्स कैन डू वेल। स्पेसिफिकली हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं, बैंक्स की बात करते हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनीज की, यूएस वाली बात कर रहे हैं हम, एनर्जी स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, या इवन द न्यूज वाज सजेस्टिंग समथिंग अबाउट प्राइवेट प्रिजन स्टॉक्स, वो भी बढ़ सकते हैं। अब ये क्या है प्राइवेट प्रिजन स्टॉक्स? मतलब वहां पे प्राइवेट प्रिजन होते हैं यूएस में। तो वहां जियो सम का जियो ग्रुप नाम की कंपनी है, वो उस पर्टिकुलर कंपनी, मतलब वो ये जो स्ट्रॉन्ग जो लोग बाहर से माइग्रेशन से आए हैं लोग, मतलब इलीगल माइग्रेशन से, तो उनको जेलों में डाला जा सकता है, एंड दैट्स व्हाई दैट पर्टिकुलर प्राइवेट प्रिजन कंपनी स्टॉक इज आल्सो डूइंग वेल। सो इंटरेस्टिंग थिंग्स है। बाकी ग्लोबल इंपैक्ट क्या हो सकता है? आई थिंक एशियन मार्केट्स हो, पर्टिकुलरली चाइना इक्विटीज पे इसका इंपैक्ट निगेटिवली बहुत ज्यादा हो सकता है। Japanese companies also which have high exposure to the Chinese market, they also could be hurt. इंडिया स्पेसिफिक अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी सम काइंड ऑफ प्रेशर ऑन आर आईटी कंपनीज अगर मिस्टर ट्रम्प आते हैं तो। वी हैव सीन अर्लियर आल्सो, दो इस बार उन्होंने जो डिस्कशंस किए कि भाई जो एजुकेशन के लिए आ रहे हैं बच्चे, तो उनको हम मतलब ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप, इफ दे आर गिविंग गुड अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द अमेरिकाज ग्रोथ एंड ऑल दोस थिंग्स, वो डिस्कशंस हो रहे हैं जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो शायद थोड़े से फ्रेंडली हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। अब देखते हैं, मतलब एक्चुअल जब सिचुएशन होगी सामने आएगी तभी ये सारी चीजें पता चलेंगी, तब तक ये स्पेकुलेशन ही रहेंगे। एंड इलेक्शन इज अ वोलेटाइल गेम, so it's better not to predict anything, and that's what we have learned from our recent event of elections. So देखते हैं क्या मतलब एग्जैक्टली क्या क्या चीजें होती है। दूसरी जो न्यूज है रिगार्डिंग ग्लोबल इकोनॉमी वो है ईसीबी या यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है,
हैज सम कंसर्न्स अबाउट इन्फ्लेशन। तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स जो सामने आए हैं उसमें ये कंसर्न्स आए कि 2% की तरफ जो इन्फ्लेशन को लेके जाना है, जो टारगेट उन्होंने 2025 में रखा हुआ है, वो मतलब दैट पर्टिकुलर टारगेट अचीवमेंट वुड बी लिटिल अनसर्टन, ऐसा माना जा रहा है। रिसेंटली हमने देखा है कि रेट कट भी किया है ईसीबी ने। सो आई थिंक ये सारी चीजें मतलब जितना एग्रेसिव कॉल यूएस ने लिया है उतना एग्रेसिव कॉल ईसीबी नहीं लिया है। हो सकता है वो यूनियन होने की वजह से, यूरोपियन यूनियन होने की वजह से शायद उसका एक रीजन वहां पे हो सकता है। बट अनसर्टेनिटीज आर देयर स्पेसिफिकली ईसीबी में, मतलब स्पेसिफिकली यूरोपियन यूनियन में बहुत ही वेरिड इंडिकेशंस आ रहे हैं। कुछ इकोनॉमीज आर डूइंग वेल, कुछ इकोनॉमीज बहुत ही खराब कर रही है। एंड दैट्स व्हेन दे आर सेइंग दैट कि ये जो यूनिटी हमने रहनी चाहिए वो कितनी रह पाएगी, कितनी स्ट्रांगली रह पाएगी। और जो मेजर नेशंस है दे आर डूइंग बेटर, मेजर इकोनॉमीज, बट छोटी economies are not doing that well, and that's why they want to get out of that. Some economies are doing well, that they are also want to get out of European Union. तो ये सारा जो फैक्टर है ये काफी इंटरेस्टिंगली बट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल वे से प्लेस आउट हो रहा है। सो आई थिंक अनसर्टेनिटीज आर देयर इन दैट पर्टिकुलर केस। Then next one is EU से ही है न्यूज, चाइना built EVs hit with duties in biggest EU trade case yet. सो चाइना में बिल्ड होने वाली जो ईवीज है, जो यूरोपियन यूनियन के जो देश है वहां पे बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहे थे, तो उस पे इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट टैरिफ लाने का डिसाइड किया है यूरोपियन यूनियन ने। एंड दे विल इम्पोज टैरिफ्स अप टू 37.6% फ्रॉम फ्राइडे ऑन इंपोर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मेड इन चाइना, ऐसा बोला गया है। सो ऑब्वियसली अगर इसका नतीजा जो है बीजिंग की तरफ से बहुत ही स्ट्रांग रिटेलिएशन की, रिटेलिएटरी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो भी, कि वी विल आल्सो टेक दीज काइंड ऑफ स्टेप्स। जो एक्सपोर्ट्स हमें यूरोप से हो रहे हैं, तो क्या होता है मेजर एक्सपोर्ट, कॉग्नैक और पोक, पोक को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, उस पर हम लेंगे। सो आई थिंक अगर ट्रेड डेफिसिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे तो बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। तो मेजरली यहाँ पे कंसर्न चाइना को ज्यादा है कंपेयर टू यूरोपियन यूनियन। दो यूरोपियन यूनियन ने जो बोला है कि हमारा कोई एम नहीं है कि चाइना को हम कुछ मतलब उस पर एक्शन ले रहे। सो हमारा एम है कि फेयर कंपटीशन रहे, लेवल प्लेइंग फील्ड रहे, और सब मतलब थोड़ा सा खराब क्वालिटी के जो व्हीकल्स है वो यहाँ पे ना आए। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, कि वी वांट टू मेंटेन दैट क्वालिटी आल्सो, फेयर कंपटीशन आल्सो, एंड लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर दी, मतलब वहां के जो प्लेयर्स है उसके हिसाब से। अब शायद ये चलेगा। और अगर मिस्टर ट्रम्प आते हैं तो आई थिंक दीज रिटेलिएशंस विल बी ऑन अ हायर साइड, ये भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। इंडियन इकोनॉमी में इंडियन ईवी प्लान्स के बारे में बात करेंगे। सो एक पॉलिसी बूस्ट जो है वो गवर्नमेंट दे सकता है इन दिस बजट। 3 बिग टिकट स्कीम्स आ सकते हैं टू फास्ट ट्रैक दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। तो फर्स्ट वन क्या है, सपोर्टिंग एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये फर्स्ट इसको सपोर्ट किया जा सकता है। देन लोकल प्रोडक्शन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी बैटरीज, इस पे भी फोकस किया जा सकता है। एंड थर्ड वन वुड बी फास्टर प्रोक्योरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 100 days इन ऑफिस। तो गवर्नमेंट के 100 days शुरू हो चुके हैं, तो इन 100 days में ये 3 स्टेप्स वो लेना चाहते हैं। पहला तो एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, देन सेकंड वन इज लोकल प्रोडक्शन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी बैटरीज, एंड थर्ड वन ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए फास्टर प्रोक्योरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस। आप लोग देख रहे हो, हम तो देख रहे हैं पुणे में कि कैसे नॉर्मल बसेस से, डीजल बसेस से अब इलेक्ट्रिक बसेस पे कन्वर्ट हुआ है। पीएमसी हो, पीसीएमसी हो, ये जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो उन्होंने वो अडॉप्ट किया है। और ये मतलब ऑल ओवर इंडिया बड़ी बड़ी, पहले तो बड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड देन छोटी सिटीज में भी ये प्लान हो सकता है। तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का ज्वाइंट इनिशिएटिव रहेगा, ये भी हमने यहाँ पे समझना जरूरी है। और इसीलिए अगर हम देखते हैं तो द स्कीम बीइंग कंसिडर्ड फॉर अप्रूवल इंक्लूड अवार्ड ऑफ 10 गीगावाट आवर्स कैपेसिटी अंडर पीएलआई एसीसी। एसीसी क्या है, एडवांस केमिस्ट्री सेल्स, इसके अंडर पीएलआई स्कीम्स के अंडर यहाँ पे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। फेम 3 के अंडर
यहाँ पे अच्छा खासा बेनिफिट दिया जा रहा है। ऑलरेडी बजटरी आउटले रखा हुआ है 3620 करोड़ रुपीस का, और शायद और भी ज्यादा नंबर ये आ सकता है। बजट देखना होगा कि कहाँ पे कितना यहाँ पे इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं। बट आई थिंक ये अडॉप्शन जो है वो फास्टर रेट पे होना ये जरूरत भी है, और गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब इंडिया के सोलर आउटपुट के बारे में बात करेंगे। इंडिया सोलर आउटपुट ग्रोज एट स्लोएस्ट पेस इन 6 years इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024। इसके पीछे रीजंस ये भी हो सकते हैं कि इलेक्शन एंड ऑल दोस थिंग्स, गवर्नमेंट का फोकस ऑन इलेक्शन वाज ऑन मोर हायर साइड, तो ऑब्वियसली उस केस में ब्यूरोक्रेसी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। मतलब फोकस जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये कुछ रीजंस भी है। ऊपर से इस बार का जो समर था वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमने देखा है, हीट वेव बहुत स्ट्रांग थी, तो उस केस में पावर की डिमांड भी बहुत ज्यादा थी। और वहां पे फोकस सबसे ज्यादा था कि जो डिमांड और सप्लाई मैच कर रहे हैं उसके लिए शायद इस बार जो फोकस था वो कोल या थर्मल पावर प्लांट्स पे बहुत ज्यादा था। तो उस केस में हमने जो प्रोडक्शन राइज भी देखा, तो वो थर्मल पावर प्लांट से काफी ज्यादा वहां पे बड़ा है, ये भी हमने देखा है। 9.7% से ओवरऑल यहाँ पे पावर जनरेशन हुआ है, जिसमें 10.4% से तो एक्चुअली कोल बेस्ड जो पावर प्रोडक्शन है वो हुआ है यहाँ पे। सो दैट इन अ वे, मतलब जो हम करना चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ, आई थिंक वहां पे कहीं ना कहीं ये डेंट हुआ है। So, India expects total electricity generation during the fiscal year ending March 2025 to grow at a faster pace over a decade. और यहाँ पे फोरकास्ट किए जा रहे हैं अराउंड 8.9% से ये ग्रो होना चाहिए कोल बे फायर्ड पावर आउटपुट, एंड रिन्यूएबल एनर्जी का ये 8.2% का रहेगा। सो आने वाले समय में ये फिगर्स और ज्यादा चेंज होनी चाहिए, और रिन्यूएबल एनर्जी का फोर्स जो है वो ग्रोथ है वो नंबर्स और ज्यादा होने चाहिए। लास्ट ईयर कैलेंडर ईयर अगर हम 2023 का देखते हैं तो उसमें सोलर पावर जनरेशन ग्रू बाय 18.5%, बट 2024 में दिस पर्टिकुलर नंबर इज अप बाय 14.7%। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डी ग्रो हुआ है। सो वो शॉर्ट टर्म में ये कंसर्न है, पर आशा करेंगे कि जिस तरीके से ये सोलार पावर्ड होम्स पे फोकस किया है गवर्नमेंट ने, तो वो किस तरीके से प्ले आउट होता है और उस पर और गवर्नमेंट क्या इंसेंटिव्स इस बजट में लाता है, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। अब स्टॉक स्पेसिफिक या स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले दोस्तों, चैंपियंस आर बैक। हमने देखा है कल जिस तरीके से विक्ट्री परेड निकाली गई मुंबई में, इट वाज सो फेनोमिनल। द काइंड, मतलब क्रिकेट इज अ रिलीजन, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट इन इंडिया। तो इसी वर्ल्ड कप विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए हमने भी वर्ल्ड कप ये प्रोमो कोड एक्टिव किया है आप लोगों के लिए। Highest ever discount of 65% is available for you people on model portfolios, Stockometer Plus and Fundometer Plus also. अगर कॉम्बो ऑफर्स या फिर 3 साल के सब्सक्रिप्शंस के लिए आप जाते हो, देन द डिस्काउंट शुड बी एज हाई एज 70 to 75% ऑल्सो। आशा करूंगा आप investindia.in को विजिट करके जरूर हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को और अदर रिसर्च प्रोडक्ट्स को भी सब्सक्राइब करोगे। अब स्टॉक मार्केट की न्यूज के बारे में बात करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ बीएसई लिस्टेड फर्म्स hit all-time high of 447 लाख करोड़ रुपीस। 447 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन बन चुका है। अगर इसको यूएस डॉलर टर्म्स में मैं कन्वर्ट करता हूं तो दैट पर्टिकुलर नंबर इज 5.36 ट्रिलियन डॉलर्स। 80,000 के ऊपर हमने सेंसेक्स को ऑलरेडी देख लिया है। निफ्टी इज ऑल्सो टचिंग इंचिंग टुवर्ड्स द 25,000 लेवल। I don't want to talk too much about the levels and all those things, but definitely equity culture is growing in India, no doubt about that. There should be concerns about valuations, specifically in small and mid cap side. तो वहां पे थोड़ा सा कॉशियस रहे कि आपने वो इन्वेस्टमेंट कॉल्स लेने चाहिए। रियल लॉन्ग टर्म व्यू हो तो ही स्मॉल एंड मिड कैप में आपने कॉल्स लेने चाहिए, अदरवाइज द वैल्यूएशंस एट विच दे आर ट्रेडिंग, they are 30 to 40% at premium compared to their historical averages. तो वहां पे staggered way of investing, systematic way of investing would be a good choice for achieving your long term financial goals. अब एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करेंगे। Q1 FY25 के बिजनेस अपडेट सामने आए हैं और नंबर्स इतने अच्छे एनकरेजिंग नहीं है। स्पेसिफिकली अगर टोटल एडवांसेस की हम बात करते हैं, जो नंबर्स न्यूज रिपोर्ट्स में, न्यूज़पेपर्स में बताए जा रहे हैं, वो स्टैंडअलोन एचडीएफसी बैंक वर्सेस
merged HDFC Bank and HDFC Limited ऐसा हो रहा है, and that's why the numbers are looking at 55%, 43% and all those things. So no, I think यहाँ पे अगर merger हुआ होता लास्ट ईयर ही, तो वो क्या नंबर होता और उसके कंपैरिजन में ग्रोथ क्या है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ क्या है, वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। टोटल एडवांसेस की अगर हम बात करते हैं, तो क्वार्टर वन FY21 में, FY25 में टोटल एडवांसेस नंबर इज एट 24.87 लाख करोड़ रुपीस। लास्ट क्वार्टर दैट इज Q4 FY24 में ये नंबर था 25.07 लाख करोड़ रुपीस। तो एक्चुअली क्वार्टर ऑन क्वार्टर टोटल एडवांसेस यानी लोन बुक हैज डिक्रीज्ड बाय 0.8%. Year on year, though, this number is up by 15%, which is a good number. Total deposits quarter on quarter are flat at 23.79 lakh crore rupees. But year on year, अगर हम देखते हैं तो this number is up by 16.5%. Credit to deposit ratio has improved quarter on quarter from 106% to 105%. That is a positive sign. CASA deposits have actually decreased quarter on quarter by 5% from 9.08 lakh crore rupees to 8.63 lakh crore rupees. टर्म डिपॉजिट्स की अगर हम बात करते हैं, तो टर्म डिपॉजिट्स हैव ग्रोन बाय 3% quarter on quarter from 14.71 lakh crore rupees to 15.15 lakh crore rupees. This is a good positive number, not very good, but positive number. CASA ratio has decreased from 38.2% to 36.3% quarter on quarter. यहाँ पे सबसे खराब जो चीज हुई है, करंट अकाउंट बैलेंसेस जो है कंपनी के, वो 42,500 करोड़ रुपीस से डिक्रीज हुए हैं। द पॉजिटिव न्यूज इज रिटेल लोन्स जो है कंपनी के, वो 18,600 करोड़ रुपीस से इंक्रीज हुए हैं, वाइल कमर्शियल एंड रूरल बैंकिंग लोन्स हैव ग्रोन बाय 7,200 करोड़ रुपीस। जो सबसे ज्यादा थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड या रिस्की प्रोपोजिशन लगता है, वो है कॉर्पोरेट एंड अदर होलसेल लोन्स। दे हैव एक्चुअली डिक्रीज्ड बाय 26,600 करोड़ रुपीस क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो अगर हमें रिटेल बैंक्स अच्छे लगते हैं, तो उस केस में कॉर्पोरेट एंड होलसेल लोन्स कम होना ये एक पॉजिटिव साइन माना जा सकता है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो है वो अराउंड 123% का है, विच इज ऑन अ हाइयर साइड, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ओवरऑल ग्रोथ फ्रॉम द एडवांसेस पॉइंट ऑफ व्यू and deposits point of view, quarter on quarter is very disappointing, and that is the gist about these numbers. But अगर रिटेल लोन्स एडवांसेस की बात हम करते, तो वहां पे काम अच्छा हो रहा है बैंक की तरफ से, सो दैट इज अ गुड साइन। बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय लगेगा, ये एक बार मर्जर सब होना, सेटल होना, सारी चीजें, आई थिंक इट विल टेक सम मोर टाइम टू गेट दीज थिंग्स इन अ बेटर शेप। अब बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। तो एलआईसी जो है, उन्होंने अपना स्टेक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बढ़ाया है। ये जो अभी क्यूआईपी हुई थी 80 रुपीज 63 पैसे पे, तो उसमें 2.68% तक एलआईसी ने अपना स्टेक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर से बढ़ाया है। हमने देखा था इन बिटवीन कि किस तरीके से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने बोला भी था कि दे आर गोइंग टू रेज मनी। सो 3,200 करोड़ रुपए, 3,200 करोड़ रुपीज उन्होंने रेज किए हैं, जिसमें एलआईसी ने भी पार्टिसिपेट किया है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में एचडीएफसी लाइफ ने भी पार्टिसिपेट किया है। नाउ दे आर होल्डिंग 1.31% स्टेक इन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आदित्य बिरला लाइफ इंश्योरेंस ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया है। नाउ आदित्य बिरला लाइफ इंश्योरेंस इज होल्डिंग 1.06% इन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो ये जो पैसा आया है, इसका फोकस हाई एसेट क्वालिटी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पे रहेगा, ऐसा बैंक ने बोला है। सो मेजर लास्ट टाइम भी उन्होंने 3,000 करोड़ रुपए रेज किए थे, बट आरबीआई ने जो बीच में रिस्क वेट्स बढ़ाए थे ऑन कंज्यूमर क्रेडिट, तो उसकी वजह से 1% of bank's capital got consumed in that particular regulation. तो इसीलिए फ्यूचर ग्रोथ के लिए इनको और ज्यादा पैसा यहाँ पे रेज करना पड़ा, एंड दैट्स व्हाई दे हैव रेज 3,200 करोड़ रुपीस एट 80.63 रुपीस पर शेयर। सो ओवरऑल आई थिंक बैंक के एंगल से अगर आप देखोगे, तो नेक्स्ट 5 साल का टारगेट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने दिया हुआ है। इफ यू वांट टू नो अबाउट दैट, हमने ऑलरेडी उसको वीडियोस में भी कवर किया हुआ है, या फिर आप कंपनी की वेबसाइट को आप विजिट करके इन्वेस्टर रिलेशंस में वो सारे डिटेल्स देख सकते हो। एक्सचेंजेस पे भी ये सारी चीजें अवेलेबल है। इफ यू वांट टू सी द एनालिसिस, आई थिंक हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के वीडियोस हमने लिस्ट करके रखे हुए हैं। अब नेक्स्ट न्यूज जो है वो रेमंड के बारे में है दोस्तों। रेमंड कंपनी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो रेमंड कंपनी ने
डीमर्जर का अप्रूवल दिया है। किस चीज का डीमर्जर होने वाला है? सो रेमंड का जो रियल्टी बिजनेस है, यानी कि रियल एस्टेट का बिजनेस जो है, वो रेमंड के कोर बिजनेस से अब अलग हो रहा है, वो डीमर्ज हो रहा है। तो उसका अप्रूवल बोर्ड ने यहाँ पे दे दिया है। रीजन क्या है? अनलॉक ग्रोथ पोटेंशियल एंड अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टर्स इन दिस रियल्टी बिजनेस। जो कोर बिजनेस है उससे काफी यहाँ पे अलग बिजनेस है। तो इसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे इस डीमर्जर के? सो डिस्टिंक्ट नेचर ऑफ रिस्क है या कंपटीशन है, चैलेंजेस है, अपॉर्चुनिटीज है बिटवीन रियल एस्टेट एंड अदर बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ रेमंड। सो यहाँ पे वो एक फोकस्ड अप्रोच रखना चाहते हैं, फोकस्ड मैनेजमेंट लाना चाहते हैं फॉर बेटर एक्सप्लोरेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन दिस रियल एस्टेट बिजनेस। स्पेशलाइजेशन एंड इंडिपेंडेंट प्रोग्रेशन ऑफ बिजनेस वर्टिकल, ये भी इनका एक बहुत बड़ा बेनिफिट इसमें से निकल सकता है। शेयर होल्डर्स को इसमें क्या मिलेगा? अगर आपके पास रेमंड का एक शेयर है तो आपको रेमंड रियल्टी का भी एक शेयर यहाँ पे मिलने वाला है। ये शेयर जो है वो दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने वाला है, बीएसई भी एंड एनएसई भी। सो दोनों जगह पे ये रहेगा। सो ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो मोर फोकस्ड एंड स्ट्रीमलाइन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ये रियल एस्टेट के बारे में अपना रखना चाहते हैं। अब इसका रिएक्शन मार्केट कैसे देगा, ये तो आने वाला समय ही हमें बता सकता है। बट ओवरऑल डीमर्जर का ये जो डिसीजन है वो सही रहेगा, ऐसा यहाँ पे लगता है। हमने ऑलरेडी देखा है कि गोदरेज ग्रुप में भी जिस तरीके से उन्होंने डीमर्जर करके फोकस्ड प्रॉपर्टीज का बिजनेस चलाया था, आई थिंक इनके पास भी अच्छी खासी लैंड बैंक अवेलेबल है रेमंड के पास। आई थिंक दे वांट टू एक्सप्लोर दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, एंड दैट्स व्हाई दे नीड टू हायर फोकस मैनेजमेंट फॉर दैट। और उसका अगर अलग तरीके से लिस्ट करके ही, डीमर्ज करके ही रखेंगे, सो दैट कुड बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच। अब करेंसी डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। कैसे आपने देखा होगा बीच में ब्रोकर्स का अच्छा खासा बिजनेस इनकम कम हुआ है, बिकॉज करेंसी डेरिवेटिव्स के सेगमेंट्स जो है मंथ ऑन मंथ 72% से गिरे हैं। सो एंड 96% सिंस आरबीआई डायरेक्टिव मेड हेडलाइंस। तो डायरेक्टिव क्या था कि अगर until unless you are dealing in this बिजनेस ऑफ करेंसी, जो भी आपका बिजनेस वगैरह है, तो आपने हेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेरिवेटिव्स को यूज करना इज ओके। बट अगर आप स्पेकुलेटिव कॉल ले रहे हो, ट्रेड ले रहे हो, तो वो अलाउड नहीं है। एंड दैट्स व्हाई जहां पे 29.5 लाख करोड़ रुपीस का बिजनेस ये होता था, नाउ दैट हैज गॉन डाउन टू 1.14 लाख करोड़ रुपीस। तो आप समझ सकते हो कि कैसे ये ड्रास्टिकली गिरा है ये पर्टिकुलर बिजनेस। मार्च महीने में ये बिजनेस था 29.5 लाख करोड़ रुपीस का। उसके बाद जब आरबीआई ने वो डायरेक्टिव दिया, इट वेंट डाउन टू 4.04 लाख करोड़ रुपीस इन द मंथ ऑफ अप्रैल, एंड नाउ it has gone down to 1.14 lakh crore rupees in the month of May. So I think जिस तरीके से रिटेल इसमें घुस रहा था, अननेसेसरी स्पेकुलेटिव एक्शंस हो रहे थे, उसका इम्पैक्ट करेंसी पे भी हो रहा था। तो आरबीआई ने कहीं ना कहीं ये चीजें रेस्ट्रिक्ट की है। ऑब्वियसली अब यहाँ बहुत सारी ट्रेडिंग हो रही थी, तो बहुत सारा इनकम जो है वो कम हुआ। और दैट्स वाई कुछ कुछ मतलब जैसे नितिन कामत जी ने भी लिखा था अपने पोस्ट में कि अब ये सारी चीजें होने के बाद हम जो फ्री डिलीवरी वाला, जो जीरो ब्रोकरेज वाला जो दे रहे थे वो मतलब सर्विस, वो अब पता नहीं कितना कब तक पॉसिबल होगी, वहां पे भी हमें चार्ज करना होगा। एंड दैट्स द रियलिटी एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। सो उस तरीके से मतलब एक्चुअली खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग, आई थिंक दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। और स्पेसिफिकली अगर स्पेकुलेटिव कॉल्स लेके उसका इम्पैक्ट अगर हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स पे हो रहा है, अननेसेसरी स्पेकुलेटिव पोजीशंस लोग ले रहे हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं दैट नीड्स टू बी रेस्ट्रिक्टेड। एंड दैट्स व्हाई वी आर सो फॉर्चुनेट दैट वी हैव टू रेगुलेटर्स, वन इज सेबी एंड द अदर वन इज आरबीआई। सो दे, I strongly feel that they are taking a very good call in I think उसका in focus of retail investors, to protect the retail investors. I think this is a good thing which is happening, ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है। सो आशा करता हूं दोस्तों कि ये एपिसोड भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और investornet.in को विजिट करना मत भूलिएगा, एंड वर्ल्ड कप ये प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिएगा। हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 65% इज अवेलेबल ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज, स्टॉकोमीटर प्लस एंड फंडोमीटर। सो investornet.in को विजिट कीजिए और हाईएस्ट एवर डिस्काउंट का लाभ उठाइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।